ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया आपको सबसे पहली बात, इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों था? ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन का पूरा जीनोम। ह्यूमन जीनोम में अगर आप बात करें तो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बेस पेयर कितने होते हैं? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है। भाई साहब इतने बिलियन की बात हो रही है, 6.6 बिलियन बेस पेयर्स हैं। इन बिलियन बेस पेयर्स को सबको लिखना, तो भाई साहब ए यहाँ लगा है, बी यहाँ लगा है, सी यहाँ लगा है, इस तरीके से सारे जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स थे सबका सीक्वेंस बनाना, इसे कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये हमारा जीनोम है, इसका एक प्रोजेक्ट लिया गया और इसका आधा कर लीजिए 3.3 × 10⁹ इसको हैप्लॉइड में हम देखेंगे। एक हैप्लॉइड सेल में इतने ही होते हैं, ठीक। तो आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, कैसे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और क्या क्या बातें इसमें करने वाले हैं। देखिए, द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism। आपने इससे पहले वाले चैप्टर जो बातें करी उन सेशन में आपने यही बात करी। क्या बात करी? उन सेक्शंस में आपने ये बात करी कि जो हमारा डीएनए है उसी से हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है किसी एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंस। हम ये कह सकते हैं कि किसी का जेनेटिक मेकअप जो है, जेनेटिक्स वो किसके अंदर है? वो डीएनए के अंदर ही है, ठीक। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, अगर दो इंडिविजुअल डिफर करते हैं तो उनका डीएनए सीक्वेंस भी डिफर होंगे, अलग अलग होंगे। एट लीस्ट सम प्लेसेस, कहीं ना कहीं तो अलग होंगे। भले ही वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अलग होगा ही होगा। These assumptions lead to the quest of finding out the complete DNA sequence। और जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है हमारे ह्यूमन जीनोम का, कोई हमें बताएगा व्हाट इज जीनोम? जीनोम क्या होता है? सर टोटल जीन। हाँ, टोटल जीन, किसमें? एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल जीन है, उसे हम जीनोम कहते हैं। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, और हम लोग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक बताई उसके थ्रू हम ये आगे काम करने वाले हैं। HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? इस कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। क्यों इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये कब शुरू हुआ था हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? 1990 में। 1990 में शुरू हुआ, खत्म 2013 में हुआ है। 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट कह रहे हैं और खर्चा भी बहुत ज्यादा आने वाला है, ठीक है। यू कैन इमेजिन इनका रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में बात करी जाए तो क्या क्या चीजें हैं। अगर आप कहें कि हमारा जो जीनोम है हैप्लॉइड सेट का, तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है। 3 × 10⁹ बेस पेयर है। इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर $3 पर बेस पेयर। अगर हम कहें कि इस सीक्वेंस को बनाने में $3 लग रहा है पर बेस पेयर को काउंट करने में, तो सोचिए कितना लग जाएगा। 3 × 3 यानी कि 6 × 10⁹ $, इतने लग जाएंगे। 6 बिलियन कॉस्ट आएगी, इतनी ज्यादा कॉस्ट आने वाली है। और सॉरी 9 बिलियन। और अगर आप कह रहे हो 9 बिलियन कॉस्ट आ रही है यूएस डॉलर की, तो अगर आप कह रहे हो इतनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो कुछ ना कुछ तो खास होगा ना। ये खास क्या है? आपका जो जेनेटिक सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना लंबा है कि उसे लिखते 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 क्या होगा? एक अनुमान लगाया गया कि अगर 1000 पेज की एक पेज है जिसके ऊपर 1000 लेटर्स लिख सकते हैं, अक्षर लिख सकते हैं। कितने? 1000 अक्षर एक पेज पे। और ऐसे कितने पेज? 1000 पेज हों एक किताब में, तो ऐसी 3300 किताबें लग जाएंगी। सोचो कितना लंबी बात आपके एक सेल के एक डीएनए यानी 2.2 मीटर लंबे डीएनए के अंदर लिखी हुई है। और उसको लिखने के लिए कितना खर्चा आने वाला है? $9 बिलियन का खर्चा आने वाला है भाई साहब। इसीलिए ये क्या है? एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्लियर है? लेकिन अगर ये काम हो गया, तो क्या होगा? HGP was closely associated with the rapid development of new area biology called bioinformatics। और ये हमारा शुरू कर देगा एक नई बायोलॉजी का एरिया में हम पहुंच जाएंगे जिसका नाम होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यही है कि दया पता लगाओ, जो डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग कर लेते हैं, पता लगाता है कौन भाई साहब आपका मर्डरर है, कौन सस्पेक्ट है, कौन इस
लड़की का बाप है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो वो जो गड़बड़ है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से ही हम लोग निकालेंगे। आगे आते हैं गोल्स। देखिए अब बायो जो आपका एचजीपी था, एचजीपी के गोल्स क्या थे, क्या क्या जरूरतें पड़ी। देखिए गोल ये था हमारा कि हमारा अंदाजा था कि हम आइडेंटिफाई करेंगे 20,000 से 25,000 जीन जो ह्यूमन के अंदर हैं और डिटरमाइन करेंगे सीक्वेंस 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का। आपको बताया ना कि 3 × 10⁹ है, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स का सीक्वेंस हम। सर इतनी रिसर्च करी क्यों गई थी? अरे यही इसीलिए तो करेंगे कि तुम पैदा होने वाले थे और पैदा होने से पहले ही ये पता लग गया होगा कि ये लड़के के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट आने वाला है, ये क्लास में डिस्टर्ब करेगा। तो क्या है, ये बात पैदा होने से पहले ही पता हो जाती है, ठीक है, कि उसको एडीए डिफिशियंसी है, ठीक है, या उसके अंदर कोई डाउन सिंड्रोम है। ये किस तरीके से पता चल रहा है, ये इन्हीं की वजह से पता चल रहा है। क्लियर है? और तीसरा गोल क्या था? तीसरा गोल था स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, और इसका पूरा डेटाबेस बनाना। अच्छा, डेटाबेस किताबों में थोड़ी लिखेंगे बैठ के, है ना, ये इतनी बात है किताबों में नहीं लिखी जाती है भाई, इतना ज्यादा लिखना है तो इसके लिए कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बनाएगा और उन कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन फटाफट आ गई। अब ये बताएंगे आगे कैसे हुआ। फिर क्या हुआ, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब जब इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है तो डेटा एनालिसिस के टूल्स भी इंप्रूव करना पड़ेंगे। गोल है ये सब हमारे। और ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे अब ये बैठे हुए हैं सरताप यहां, और कोई अरहान नाम के लड़के हैं, ये कहीं और बैठे हुए होंगे लंदन में, ये कहेंगे यार ऐसा है मेरे पास सिकल सेल एनीमिया की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है यार, तो कहेंगे ठीक है मैं यहां से तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। इन्होंने अपने कंप्यूटर से इनके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दी। लंदन बैठे हुए हैं अरहान और सरताप इंडिया में, इन्होंने यहां से वहां ट्रांसफर कर दी। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है हमारे पास कि ये इंफॉर्मेशन यहां से और वहां जा सकती है, ठीक। और एड्रेसिंग द इथिकल, देखिए भाई पहली बात इथिक्स होना चाहिए, इथिकल, फिर लीगल और सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करा जाएगा इसी से कि भाई आपने कहा कि साहब मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है और अब हम अपना जो बच्चा पैदा करेंगे वो सुपरमैन होएगा भाई, ठीक है, वो अपनी चड्डी ऊपर ही पहनेगा, सुपरमैन होएगा। तो इसके लिए उसने माइंड का लेवल के ऊपर डीएनए को इतना ज्यादा इनहांस कर दिया। लीगल नहीं है ये, सभी अगर सुपरमैन बच्चे पैदा कर लेंगे तो भाई साहब दुनिया कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। अभी आप थोड़े देर आपने इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ा, एवोल्यूशन जो है वो क्या कर रहे हैं आप, एवोल्यूशन में आपने जो बात करी वो ये बात करी कि धीरे धीरे हम दुनिया को तबाह कर रहे हैं और जब आप सुपरमैन्स बनाने लगे तो दुनिया को तुरंत तबाह कर देंगे। इसलिए क्या है, इसके ऊपर एड्रेस करेंगे हम लीगल सोशल इश्यूज के ऊपर भी, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या थे, एचजीपी के गोल्स थे। क्लियर? बात करते हैं कि इसके पीछे कौन कौन था, कौन कौन से कंट्रीज थे जो इसके पीछे ये काम कर रहे थे। तो 13 ईयर का ये प्रोजेक्ट का कब शुरू हुआ था, 1990 में, खत्म कब होगा, 2003 में। 13 साल ये चलेगा, ठीक है। और इसके पीछे जो इसको पूरा कंट्रोल कर रहा था वो कौन था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली इयर्स। ये क्या है, कोऑर्डिनेट कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ में। अर्ली इयर्स ऑफ एचजीपी, वेलकम ट्रस्ट बिकम द मेजर पार्टनर। कौन था मेजर पार्टनर इनका, वेलकम ट्रस्ट था, हाँ हाँ ठीक है, यूके। एडिशनल कंट्रीब्यूशंस कम फ्रॉम जापान, कहां कहां से और एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और कुछ अदर कंट्रीज। इंडिया का तो नाम भी नहीं आया, उन्होंने पैसे ही नहीं दिया कि साहब इतना पैसा का, अरे आया होगा अदर्स में ले लिया, लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, इंडिया में बनी और इंडिया का ही नाम नहीं लिखा। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन 2003। कंप्लीट कब हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। और नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स कैन लीड टू द रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड समडे प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ, इनसे हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और कुछ कभी हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स, बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज to understanding human biology, learning about human organisms. DNA sequences can lead to the understanding of their natural capabilities that can apply towards solving challenges in healthcare. तो हमारे इससे क्या क्या चैलेंज सॉल्व हो सकते हैं, हेल्थ केयर में हो सकता है,
एग्रीकल्चर में हो सकता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हो सकता है, एनवायरमेंटल रिमीडिएशन हो सकते हैं, इससे हमें आगे हेल्प मिलेगी। अब समझ में आया कि सर क्यों कर रहे थे हम एचजीपी, यहाँ हमें हेल्प मिलने वाली। क्या हमने सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही किया? नहीं, आदमी की इच्छाएं अनंत हैं। उसने जब ह्यूमन का जीनोम प्रोजेक्ट पूरा करा तो उसने नॉन ह्यूमन मॉडल्स के ऊपर भी काम शुरू कर दिया। नॉन ह्यूमन मॉडल्स में बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस क्या है? एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक एक नेमेटोड है। ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्राई के ऊपर, प्लांट्स, राइस एंड अरेबिडोप्सिस, इन सब के ऊपर भी प्रोजेक्ट चला। ये नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो अपने ऊपर है, लेकिन ये नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। मेथोडोलॉजीज की बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने इस डीएनए को निकाला और फिर इस डीएनए से हमारी पूरा जीनोम पूरा स्टडी किया। देखिए आपका डीएनए है 2.2 मीटर लंबा और उसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, जिसको इन्होंने 3 बिलियन बेस पेयर को स्टडी करना है, हैप्लॉइड वाले को करना है, उससे कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे। इतने लंबे को एक साथ वन स्ट्रेच में तो पढ़ना मुश्किल था। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी याद करिए। थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी जब आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले एक सेल ली थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, हमने उससे एंजाइम लगा के पहले तो डीएनए निकाल लिया था, और जब डीएनए निकाला था तो डीएनए को फिर हमने क्या करा था? तोड़ा था, और तोड़ने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने इस डीएनए को अलग अलग लेंथ में अरेंज कर लिया था। बड़ा सबसे पास था और छोटा सबसे दूर था, याद आया? और फिर उससे हमने अलग अलग स्टडी कर लेंगे, लेकिन स्टडी करने से पहले हमने क्या कर लिया? इसकी कॉपी बना लेते थे। और कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते थे? पॉलीमरेज चेन। सबसे पहले एक वेक्टर लेते थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो बाद में, उससे पहले हम एक वेक्टर लेते थे और वेक्टर लेके उसमें हम ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लगा देते थे और इसको किसी सुइटेबल होस्ट में डाल देते थे इकोलाई में, और उससे कॉपी बन जाती थी। याद आया सर? पुरानी बातें। यहाँ जो वेक्टर लेंगे वो यैक होगा, बैक होगा। यहाँ जो वेक्टर लेंगे वो यैक और बैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लेंगे। और ये डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम होता है, बताइए कौन सा नाम है उसका? माइक्रो सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वेरी गुड, उससे काटते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आया, क्या आप पूरे डीएनए को पढ़ने वाले हो या आप सिर्फ और सिर्फ डीएनए के उस पार्ट को पढ़ोगे जिससे आरएनए बन रहा है? तो दो अप्रोच है। एक तो वो हो गई कि आपने कहा कि हम ब्लाइंड फोल्ड मेथड है, हम पूरे डीएनए से ही पढ़ेंगे, पूरे डीएनए को, हमें नहीं पता कि किससे आरएनए बन रहा है, हम पूरे डीएनए को पढ़ेंगे। और दूसरा क्या हो गया? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी वो पार्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेस कर रहा है डीएनए आरएनए में, सिर्फ उतने पार्ट को पढ़ेंगे। तो दो मेथोडोलॉजीज हैं, या तो हम डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट पढ़ेंगे जिससे आरएनए बन रहा है और उसी से प्रोटीन बनेगा, इसीलिए हम वही बाकी चीजें फेंको। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ब्लाइंड फोल्डेड मेथड का यूज करेंगे, वो क्या करेंगे? वो पूरे डीएनए को एक साथ से लेके लास्ट तक पूरा पढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? आइए यही बातें लिखी, जल्दी से इसे लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। कह रहा है मेथोडोलॉजीज में द मेथड्स इन्वॉल्व इन टू मेजर अप्रोचेस, दो मेजर अप्रोच है। क्या? वन अप्रोच फोकस्ड आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, जैसे हमने क्या कह दिया? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। और तो दूसरी है, अदर है ब्लाइंड अप्रोच, वो क्या है? सिंपली होल सेट ऑफ जीनोम, उन्होंने क्या कहा? पूरे सेट ऑफ जीनोम के दैट कंटेन ऑल द कोड्स एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस and later assigning different regions in the sequence with functions, अलग अलग functions। तो इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। यानी कि पहले हमने क्या कर दिया? हमने सबको पढ़ डाला और फिर असाइन कर दिया कि भाई ये वाला ये फंक्शन करेगा, ये वाला ये फंक्शन करेगा, ये वाला ये फंक्शन करेगा। उसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, यानी एनोटेट कर दिया, इसको नोट कर दिया कि साहब ये सीक्वेंस ये फंक्शन, ये सीक्वेंस ये फंक्शन। क्लियर है? फॉर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग के लिए हमने क्या करा? हमने टोटल डीएनए को एक सेल से आइसोलेट किया, फिर कन्वर्ट कर दिया उसको रैंडम फ्रैगमेंट्स में, तोड़ दिया। कैसे? कैसे तोड़ा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। और फिर उसे हमने डाल दिया स्पेशल वेक्टर के अंदर, और वेक्टर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? क्लोनिंग रिजल्ट्स एम्प्लीफिकेशन, उनका एम्प्लीफिकेशन हो गया, वो बढ़ गए। ठीक है? और वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स सो सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस्ड, और फिर उन्हें हम सीक्वेंस कर सकते हैं आसानी से। और जो वेक्टर्स का हमने यूज किया है, होस्ट बैक्टीरिया लिया था या ईस्ट ले सकते हैं, और जो वेक्टर लेंगे वो कौन होंगे? बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। क्लियर है? ठीक है। अब क्या हुआ आगे? अब हमारे जो फ्रेगमेंट्स थे
हमने ये फ्रेगमेंट्स अलग कर लिए। अब हमारा शुरू होगा सीक्वेंस एनोटेशन, और सीक्वेंस एनोटेशन के लिए क्या होगा, हमारे पास बहुत बढ़िया इंसान है फ्रेडरिक सेंगर। सेंगर साहब जो है बहुत ही बढ़िया इंसान, ये घर आना जाना रहा है। तो सेंगर साहब ने क्या करा, द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। कौन किसके थ्रू सीक्वेंसर हो रहा है, ऑटोमेटेड सीक्वेंसर है, यानी कि यहां से आपका सेगमेंट चलेगा और यहां क्या होता है, एक्सरेज डलती रहेंगी और इसके सीक्वेंस आते रहेंगे, यानी डीएनए आगे बढ़ता जाएगा, एक्सरे पढ़ती रहेंगी और इसका लिख के चलता है कंप्यूटर के ऊपर कि साहब अब ये एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन और ये आगे। इसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये किसने करा, फ्रेडरिक सेंगर का कॉन्सेप्ट था, उन्हीं के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड था। और ये रिमेंबर आपको ये याद रखना है क्या, कि the Sanger is also credited to the development of method of determination of amino acid sequence in protein। उन्होंने ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस प्रोटीन में भी डेवलप करा था कि कैसे वो मेथड जिससे हम पता लगा लेंगे कि एडेनिन है, गुआनिन है, तो अमीनो एसिड मेथियोनिन है या ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, ये क्या है, ठीक। These sequences were then arranged based on some overlapping regions, और फिर हम इन सीक्वेंस को अरेंज करेंगे ओवरलैपिंग रीजन से। कहीं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि हाँ हमने तोड़ा हो तो ये वाला और ये वाला मैच कर रहा हो, तो हम उस तरीके से अरेंज करते हैं ओवरलैपिंग रीजन्स के बेसिस पे। और दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, और फिर हम अलाइनमेंट करते हैं ऑफ दीज सीक्वेंसर्स विद ह्यूमन व्हिच इज was humanly not possible। हम अलाइनमेंट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप रीजन्स जो है इंसानों के द्वारा इतना ढेर सारा कॉम्प्लेक्स डेटा तो एनालाइज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर चाहिए होंगे, और उनके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे हम, और वही ये काम कर रहे होंगे। These sequences were subsequently annotated and assigned to each chromosome, और हर क्रोमोसोम के वो सीक्वेंस हम आगे एनोटेट करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर चढ़ाते रहेंगे। क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस ये है, क्रोमोसोम नंबर 2 का सीक्वेंस ये है। पहले छोटे से शुरू करेंगे तो Y सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है, उसके बाद फिर X आता है, और फिर सारे क्रोमोसोम धीरे धीरे पीछे से लेके आगे आएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो सबसे बड़ा क्रोमोसोम क्योंकि हमारा है क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक, ये आपको याद रखना है। और फिर क्या होगा, एनोटेट करते करते हम नोट करेंगे, और फाइनली द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। सीक्वेंस लिखना, देखिए प्रोजेक्ट खत्म हो चुका था वहां के, हमने पढ़ सब लिया, लिखने का काम अभी बचा था। 2003 में खत्म हुआ था, 2006 में क्रोमोसोम नंबर 1 का सीक्वेंस लिखा जा रहा था और कंप्लीट हुआ था, ठीक है। हाँ, दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स और XY टू बी सीक्वेंस्ड। इसके अलावा अनदर चैलेंज क्या था, इसके अलावा एक और चैलेंज था, वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ जीनोम। जेनेटिक और फिजिकल मैप भी देना, एक करना था कि भाई आपका जेनेटिक मैप आ जाए पूरा, क्या आपका जेनेटिक मैप ये है, और फिजिकल मैप भी आ जाए कि लिखा हुआ भी आपको दिखने लगे, ठीक है, जीनोम का। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये किसके थ्रू करा गया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हुए उसके थ्रू हमने ये करा है। साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट, और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को देखते हुए हमने उसका क्या बनाया है, जेनेटिक मैप बना दिया है, ठीक, जेनेटिक एंड फिजिकल मैप तैयार करा। किसके बेसिस पे, is generated using information of polymorphism of restriction endonuclease recognition sites, यानी कि कहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, और दूसरा क्या है, एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस जो रिपीटेड हो रहे हैं वो माइक्रोसैटेलाइट कह रही हैं। On the application of polymorphism in repetitive DNA sequence shall be explained in next section, जिसे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम अब फाइनल चीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जान गए, तो अब हमें यह पता चल गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया। फाइनल हमारा क्या रिजल्ट सीखे, जल्दी से देख लेते हैं। पता ये चला, सैलिएंट ऑब्जर्वेशन हमारे ये पता चले कि पहला ह्यूमन जीनोम जो है वो कंसिस्ट होता है 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स। इसमें कितने हैं हमारे, इतने बेस पेयर है ह्यूमन जीनोम में। हैप्लॉइड सेट की बात हो रही है, हैप्लॉइड सेट इन अ सेल जीनोम है, किसी एक सेल के अंदर हैप्लॉइड सेट है, वो क्या है, हमारा जीनोम है, ठीक है। कितने हैं एक हैप्लॉइड में सेट में, 3164 यानी 3164 या 3164.7 यानी 3164.7 मिलियन बेसेस हैं, बेस पेयर्स। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस। जो हमारा एवरेज एक जीन है वो कितना है, कितने बेसिस का होता है, 3000 बेस होते हैं।
लेकिन इसके साइज बड़े या छोटे हो सकते हैं। भाई जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है। अब डीएनए के सेगमेंट में हो सकता है 3000 बेस आए या 30,000 बेस भी आ सकते हैं। तो कितना हो सकता है वो, इसका साइज वेरी करता है। और जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है वो डिस्ट्रोफिन के लिए है। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, उसके लिए है। वो 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ है। ठीक है, कितना? 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ है डिस्ट्रोफिन। टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, जो कि पहले हम अंदाजा लगा रहे थे कि जीन कितने होंगे, इतने होंगे, लेकिन क्या पता चला 30,000 है। ऑलमोस्ट 99% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। हम सब में 99% बेसिस जो है वो एक से ही होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिस की बात कर रहे हैं कि इतने बेसिस तो हमारे अंदर होते हैं। The functions are unknown for over 50% of the discovered gene. अभी तक जीन तो हमने डिस्कवर कर लिया है, लेकिन एनोटेशन अभी फंक्शन उनके पता ही नहीं कि कौन जीन क्या काम कर रहा है। 50% ऐसे हैं। Less than 2% of the genome codes for protein, और 2% से भी कम जीनोम जो है वो किसके लिए कोड कर रहा है? प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। बाकी क्या हो गया? बेकार हो गया। रिपीटेटिव सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग है, यानी यू क्रोमेटिन के बाद हेट्रोक्रोमेटिन है वो सब। ठीक है, रिपीटेटिव sequences make up very large portion of human genome. Repetitive sequence जो है वो क्या कर रहा है? बहुत ही बड़ा पोर्शन हमारे जीनोम का बना रहा है। The repetitive sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times. देखिए रिपीटेशन हो रहा है, जैसे A T G C C, फिर A T G C C, आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे रिपीटेशन हो रहा है बार बार। इन्हें क्या कहते हैं हम? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस कहते हैं। और समटाइम्स ये 100 या 1000 टाइम रिपीट हो सकते हैं। ऐसे ही मान लो सी 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 आ रहा है, और यही चीज 100 टाइम्स, यानी पहले ये आया, फिर मान लो कुछ सीक्वेंस आए, फिर उसके बाद फिर यही आ गया, फिर मान लो कुछ सीक्वेंस आए, फिर यही आ गया। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो 100 या 1000 टाइम्स जो है वो रिपीट हो सकते हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, और ये माना जाता है कि इनका कोई डायरेक्ट कोडिंग में इसका कोई काम नहीं है, यानी इनसे प्रोटीन नहीं बनने वाला। लेकिन बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और एवोल्यूशन, और इनसे हमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, उसकी डायनेमिक्स और हमें एवोल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा जानने का मौका मिलता है कि हो सकता है इस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हों। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट डायरेक्ट रट्टा मारने वाले हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जीन देखने को मिले, कितने? 2968। कितना होता है? 68 है ना, 2968। और वाई क्रोमोसोम इसमें सबसे कम होते हैं 231, 231 जीन होते हैं सबसे कम। सबसे छोटा जीन क्रोमोसोम है तो सबसे कम जीन होंगे, सबसे बड़ा क्रोमोसोम सबसे ज्यादा जीन लेके बैठा हुआ है। Scientists have identified about 1.4 million locations. साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी आइडेंटिफाई करी जहां क्या हो रहा है? जहां सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस हो रहे हैं एक डीएनए के बेस में। जैसे A T G C C A आ गया, ठीक, A T G C C C आ गया, A T G C C T आ गया, यानी कि एक सिंगल बेस में चेंज आ रहा है, बाकी पूरा सीक्वेंस वही है। ऐसे कई ऐसे उन्होंने देखे जैसे सिंगल बेस में डिफरेंस है, इसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, यानी कई फॉर्म्स हैं इसकी एक ही न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने की वजह से। इसे स्निप्स कहते हैं, स्निप्स प्रोनाउंस करते हैं। occurs in human. This information promises revolutionize the process of finding chromosomal locations for disease associated sequences. इससे हम पता लगा सकते हैं, हो सकता है कि ये डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस कोई हो, उससे हम मिल सकते हैं। एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, और इसी से हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाएगा, इसी में एप्लीकेशन इसका है, ठीक है। और फ्यूचर चैलेंजेस क्या है देख लीजिए, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस विल बी डिफाइंड research through the coming decades leading to our understanding of biological systems. हमारे understanding होगी biological system की। This enormous task will require expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied description in both the public and private sectors worldwide. तो हमारे public और private sector में information आगे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे। One of the greatest impact of having the human genome sequence may well be enabling the
रेडिकली न्यू अप्रोच ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, और इससे हमारी बायोलॉजिकल रिसर्च में अचानक से एक नई रिसर्च आने लगी। और पास्ट टाइम की रिसर्च से आगे बढ़ गए हम विद होल जीनोम सीक्वेंस, हाई टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें, क्वेश्चन सिस्टमैटिकली एंड सम ऑफ द मच ब्रॉडर स्केल। छोड़ दो सारी बातें, अब यहाँ पे कुछ बातें आ जाती हैं। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन जीनोम, फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसक्रिप्शन इज अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर, हम उसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। टिश्यू में हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन, पर्टिकुलर टिश्यू में हो रहा है, या ऑर्गन में हो रहा है, या पूरा ट्यूमर ही बन जाएगा। हाउ टेंस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ जीन एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। छोड़ो, हटा। अब हम लोग आ जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। एक मिनट देख लेते पहले क्वेश्चन किसके किसके सेक्शन से हैं, फिर हम लोग बोलेंगे उसमें। हाँ, यही तक ही है क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग अगली वीडियो में बना लेंगे। यहाँ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बताइए, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आप लोगों को। वो स्टेप पता होना चाहिए, सेड एंड पिक्चर। रिपीटेटिव सीक्वेंस स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए। आरएनए होता है कि डीएनए होता है रिपीटेटिव में? डीएनए होता है। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, सही है। क्रोमोसोम वाई फ्यूएस्ट नंबर ऑफ जीन, सही है। स्निप्स जो होते हैं वो ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, बिल्कुल सही बात है। तो एक ही गलत है, तो एक गया। सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट contain all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with functions are referred to। सीक्वेंस एनोटेशन, इसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। ठीक है, सीक्वेंसिंग करना। तीसरा क्या है? रिपीटेटिव डीएनए आर स्प्रेड फ्रॉम बल्क जीनोम डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम इन डिफरेंट पीक्स। ये भैया क्या होता है? फिंगरप्रिंटिंग का है, ठीक है। और उसमें क्या मिलता है हमें? ये सैटेलाइट डीएनए में हमें देखने को मिलता है। उसमें मेजर पिक्स और माइनर पिक्स आती हैं। सैटेलाइट डीएनए का ये पार्ट है जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस क्या है? नॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आया था। सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस एक निमेटोड है, नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक है, फ्री लिविंग है और निमेटोड है। ऑल ऑफ द अबव जाएगा। ठीक है, अगला, मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल्स ऑर्गेनिजम्स also been sequenced among the human genome। कौन कौन से थे? बैक्टीरिया हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, प्लांट्स में राइस, एडोप्टोप्सिस और फ्रूट फ्लाई और सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, सारे तो हो गए। ऑल ऑफ द अबव। द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फील्ड ऑफ। एप्लीकेशन कहां हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? सभी में हो सकता है ना। आप फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हो, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी में कर सकते हो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कर सकते हो, यानी कि तुम सब में कर सकते हो। और मोस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन। सबसे ज्यादा किस पे होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर जीन होते हैं। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स किसने बताया? तो भैया ये टेक्नोलॉजी किसने? ये किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है? फ्रेडरिक सेंगर के ऊपर। अगला है क्या क्वेश्चन? अरे बिल्कुल। सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस आर कॉल्ड एसएनपीस कहते हैं स्निप्स। लार्जेस्ट जीन किस चीज का था? डिस्ट्रोफिन का था। 2.4 मिलियन बेस पेयर, है ना। फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा अगली वीडियो में। इसमें बस इतना ही चाहते हैं। हैव अ नाइस डे।